हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET 2025 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन कौन से ऑथेंटिक रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है। तो आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस एंड पेपर एनालिसिस। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको फाइट करना है, ये CUET हो गया, आगे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सिलेबस को देखें, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाएं, सिलेबस को एनालाइज करें, उसके साथ ही पेपर्स जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनका भी प्रिंट आउट निकलवाएं और उनका एनालिसिस करें। तो मेरी आपको सलाह रहेगी, आपने अगर CUET 2025 क्रैक करने की सोच ली है तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाएं। आपके फ़ोन में सिलेबस की सॉफ्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए, आपकी टेबल पे, आपकी डेस्क पे, जिस पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सारे डोमेन्स, जितने भी डोमेन्स की आप तैयारी कर रहे हैं वो, उसके अलावा जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, सबका सिलेबस निकलवाइए, उसको एक फाइल में अटैच कर लीजिए ताकि सारे सिलेबस आपके पास एक जगह रहें और जैसे जैसे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उन टॉपिक्स को आप हाईलाइटेड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करना है। लास्ट 3 से 4 साल के आप पेपर निकलवा लीजिए। पेपर निकलवा कर उसमें पैटर्न देखिए कि पेपर में पैटर्न क्या रहता है, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करेंगे। इसको आपको आसान बनाने के लिए हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ से सारे डोमेन्स का वीडियो देख सकते हैं कि आपके पेपर में किस चैप्टर से, किस यूनिट से एवरेज कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा पहला बात होगी आपको सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको सारे डोमेन्स, सारे जो सिलेबस हैं आपके GT का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, उसको फाइल में अटैच कर लेना है। उसके बाद आपको उसमें पेपर एनालिसिस करके देखना है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है, किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, आपको हाईलाइट कर देना है। जिस टॉपिक का ज्यादा वेटेज होगा आपको उसको हाईलाइट कर देना है और जब आप पढ़ने लगेंगे उस टॉपिक तो आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस पे ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा अपने पेपर पैटर्न को समझिए। आपका जो पेपर आता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, होंगे ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन उनके डिफरेंट टाइप है। हो सकता है कि मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स आते हैं रॉन्ग और राइट वो पूछ लिया जाए, असेसर रीजन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी कितनी होती है, किस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगते हैं, ठीक है, वो आप उसमें मार्क कर लीजिए। कौन से यूनिट का ज्यादा वेटेज है वो मार्क कर लीजिए। तो ये तो हो गया सिलेबस एंड पेपर एनालिसिस। सबसे पहला काम आपको यही करना है। इसमें आपकी हेल्प हो, इसके लिए आप मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरा हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट। देखो ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइम का कैसे यूटिलाइज करते हैं। आपके पास 24 आवर्स है, हो सकता है 7 से 8 घंटे नींद में चले जाएं और जाने भी चाहिए, नींद बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपके पास जितने भी आवर्स बचे हैं, 16 आवर्स बचे हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। टाइम मैनेजमेंट हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। कैसे? 12th, जो कोई बच्चा अगर 12th बोर्ड में है तो उसको बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ना है और CUET के हिसाब से भी पढ़ना है। बोर्ड के लिए और CUET के लिए दोनों को कैसे मैनेज करें, इसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, आप वहां पे मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा हो गया ऐसे स्टूडेंट जो ड्रॉप ले रहे हैं, जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया, जो ड्रॉपर हैं, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ कोचिंग का ही कुछ टाइम उनका कोचिंग में जाएगा, उसके बाद उनको सेल्फ स्टडी। तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो आपको एक टाइम टेबल बना लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल किस तरह कैसे होगा वो डोमेन्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपको फिजिक्स डोमेन टफ लगे तो आप ज़्यादा टाइम फिजिक्स डोमेन को दे सकता है। हो सकता है आपको बायोलॉजी डोमेन इजी लगे तो आप बायोलॉजी डोमेन के लिए कम टाइम रख सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए आप कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे, कम से कम 4 to 5 आवर्स आपके पास होने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। दूसरी बात, आप जल्दी स्टार्ट करिए। जल्दी स्टार्ट कैसे? देखो
कुछ स्टूडेंट अभी से CUET 2025 के लिए स्टार्ट कर दिए, वो बहुत फायदे में रहेंगे, उनको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब लास्ट में उनका सिलेबस जल्दी हो जाएगा तो उनके पास मल्टीपल रिवीजन्स के लिए टाइम बचेगा। और अगर आप स्टार्ट करते हो CUET 2025 के लिए नवंबर में, तो आप कोर्स ही कंप्लीट कर पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत कहां पे होगी, एग्जाम में होगी। आप वहां पे कंफ्यूज रहेंगे, आप क्लियरिटी से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। उसके बाद अपनी डेली की लिस्ट बनाइए कि आज आपको किस डोमेन को कितना पढ़ना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या PYQ देखना है, ठीक है। तो वो आप डेली, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है भाई, सबका टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है। किसी को सुबह जल्दी जग के पढ़ने की आदत होगी, किसी को रात में लेट तक पढ़ने की आदत होती है। तो वो सब अपने हिसाब से पर्सनलाइज अपने हिसाब से कर लीजिए। आप अपने सुविधा के अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं। तीसरा, डिवाइड टाइम फॉर ईच डोमेन्स। अलग अलग डोमेन्स के लिए आपके टाइम अलग अलग हो सकते हैं। किसी को फिजिक्स में ज़्यादा टफ लगता है, फिजिक्स ज़्यादा टफ लगता है, तो आप क्या करिए, फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। लेकिन यहाँ स्टूडेंट उल्टा काम करते हैं, जो ईजी लगता है वो ज़्यादा पढ़ते हैं और जो टफ लगता है उसको एकदम छोड़ देते हैं। भाई जो इजी लग रहा है, जो चीज़ आपको आ रही है, उसको तो आप कम टाइम दीजिए, लेकिन जो ज़्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस तो इक्वली वहाँ से भी आएंगे, तो उसको आप ज़्यादा टाइम दे करके, ज़्यादा अभ्यास करके, ज़्यादा क्वेश्चंस करके, ज़्यादा प्रैक्टिस PYQs देख कर उसको भी आप आसान बना सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो एक टाइम टेबल बनाया। अब ये नहीं कि आप टाइम टेबल है आपका वो एकदम अमानवीय बना दे। अमानवीय कैसे, कि आप बिल्कुल भी आपने रेस्ट के लिए टाइम नहीं दिया। आपको रोबोट थोड़ी है कि आप एकदम काम करते ही जाएंगे, तो आपको रेस्ट भी चाहिए, आपका माइंड को ऑक्सीजन चाहिए। और माइंड थकेगा, आप लंबा टाइम पढ़ेंगे तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, थक जाएगा। तो आपको क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें क्या होता है, आप 1 घंटे में से 50 मिनट पढ़िए, 50 मिनट पढ़िए, फिर आप क्या कीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 10 मिनट का आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है। फिर आप 50 मिनट पढ़िए। ऐसे 2 सेशन आप कर लीजिए, फिर ब्रेक को बढ़ा दीजिए। जैसे 2 सेशन आप 50-50 मिनट का पढ़े, अब ब्रेक ले लीजिए आधे घंटे का। तो आपका माइंड भी कूल रहेगा, आपको जो आप जो पढ़ेंगे वो एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे। ये नहीं है कि आपको सिर्फ बैठे रहना है और आपके दिमाग में कुछ ही नहीं जा रहा है, तो गलत बात है, वो तो आपका टाइम वेस्ट है। तो आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। 50 मिनट पढ़ सकते हैं, हो सकता है किसी को 40 मिनट पढ़ना हो तो 40 मिनट पढ़िए। किसी की जो कंसंट्रेशन है वो 30 मिनट तक ही रहती हो, 30 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 30 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो ये वाली टेक्निक शायद आपको इफेक्टिव स्टडी करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। बी कंसिस्टेंट, आपको रेगुलर रहना है। अब होता क्या है, जनरली यही होता है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ भी ये होता था, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या होता है कि आप टाइम टेबल बना लेते हैं, 2 दिन आप पूरे मेहनत से उसको फॉलो करेंगे। 2 दिन आप डेली 10-10 घंटे, अगर आप क्लासेज नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप 4 दिन तक पढ़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी पूरे वीक में, तो एवरेज तो आपका कम आ गया। तो ऐसा नहीं करना, आपको 4 घंटे ही पढ़ना है, चाहे 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको रेगुलर वीक में आपको रेगुलर पढ़ना है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन का आप गैप भी ले सकते हैं। जैसे संडे आता है, संडे को आप क्या करिए, खुद के लिए भी टाइम दीजिए। थोड़ा आप रिवीजन कर लीजिए, लेकिन खुद के लिए भी टाइम रख सकते हैं। और डेली भी आपको खुद के लिए टाइम रखना है। ये नहीं कि पूरा स्टडी प्लान बना दें और आप उसको फॉलो नहीं कर पाए। खुद के लिए टाइम कैसे, कि आप शाम को 1-8 घंटे आप घर बात कर सकते हैं। आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, आप जो फील्ड में वहाँ जा सकते हैं, या आपको कुछ भी जैसे दोस्तों से गप्पे लड़ाने वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं, वो आधे घंटे का ही होना चाहिए, ताकि आपका माइंड फिर से फ्रेश हो जाए और फिर से जो पढ़ें वो आपको सही से समझ आए। उसके अलावा बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जिस एज में है ना बच्चों, आप 12th पास कर चुके हैं। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स बोलें कि पढ़ो, या फिर टीचर्स बोलें कि पढ़ो। आपके अंदर खुद के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए कि हमको CUET क्रैक करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये कब होगा, जब आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होगी,
अपने आप से ईमानदार रहेंगे। आप डेली का टाइम टेबल तो बना रहे हैं लेकिन उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप एक दिन पहले टाइम टेबल बनाएं अगले दिन का, तो उसको रात में एनालाइज करिए कि आज हमने जो टाइम टेबल कल बनाया था उसको फॉलो किया है कि नहीं, कहाँ हमारी कमी रह गई, और जहाँ कमी रह गई उसको फिर सुधारिए। इससे आपको क्या है, आपको पता चलेगा यहाँ वीक है, ये वाले टाइम हम सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसको हमको अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप जो डेली की लिस्ट बनाइए उसको रात में, अगले दिन रात में उसको एनालाइज करिए कि आज पूरे दिन में कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अपने आप से ईमानदार रहना है। अगर आप जितना टाइम टेबल बनाया है वो आप पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो अपने आप को सोचिए कि कितने कल हम क्या करें कि ये पूरा टाइम यूटिलाइज हो, हमारी पढ़ाई में काम हो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाए। तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद बी पॉजिटिव। देखो, आपने गोल बना लिया है CUET 2025 कि हमको क्रैक करना है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैसे रहेंगे, आप जितने भी नेगेटिव पीपल्स हैं उनसे सबसे दूर हो जाइए। मान लीजिए आप गांव गए छुट्टियों में और आपसे कोई बोलेगा अरे BHU जाना ऐसी छोटी बात है क्या, तुम कैसे कर लोगे, तो ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए और आप करके दिखाइए, उनको BHU में एडमिशन लेके दिखाइए। तो ये सबसे पहले आप माइंड में सेट कर लीजिए कि हाँ हमको इस यूनिवर्सिटी में जाना है। उसके बाद आप क्या करिए, उतना ही हार्डवर्क करिए ताकि आप उनको बता सकते हैं कि हम भी उस यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, बी पॉजिटिव। आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और डेली अगर चाहे आपके टेस्ट में नंबर कम आए तब भी अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि नहीं, हम अगले टेस्ट में और मेहनत करेंगे और जो कमी रही है उनको सुधारेंगे और अगले टेस्ट में और अच्छा करके अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ऐसे आपको जितनी भी कमियां हैं आपके अंदर धीरे धीरे सुधारना। अभी आपके पास टाइम है, मई 2025 में आपका एग्जाम होगा, तो जितनी भी गलतियां उनको धीरे धीरे सुधारना है। तो ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात। टाइम मैनेजमेंट सबके लिए पर्सनल अलग अलग हो सकता है, किसी को रात में पढ़ना, किसी को दिन में पढ़ना, तो आप अपने हिसाब से सेट करिए। दूसरा, टाइम टेबल जो बना रहे हैं उसको मानवीय रखिए। ये नहीं कि आप 8 घंटे का पढ़ाई कर लिए लेकिन उसमें बिल्कुल भी आप गैप नहीं दे रहे हैं, तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, और पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आपका दिमाग पे प्रेशर बनेगा, अरे यार टाइम टेबल बनाया था लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। आप वैसे ही बनाइए जितना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूज ऑथेंटिक रिसोर्सेज। देखो, मैं जब क्लास में जाता हूं तो बच्चों से यही बोलता हूं, बच्चों लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब आप जहां से भी पढ़ रहे हैं एक ही जगह से पढ़िए। आप ये नहीं कि क्लास में भी पढ़ लिए, फिर गए YouTube में किसी दूसरे टीचर से पढ़ लिए, मार्केट गए, मार्केट में गाइड आई, वहाँ गाइड भी खरीद ली, NCERT भी आपके पास है, और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह से आप क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप जब इन जगह से आप पढ़ने लगेंगे तो उन चीज़ों को आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, एक ही जगह से पढ़िए। मेरा ये कहने का मतलब है, आपको CUET में अगर मैं बायोलॉजी डोमेन की बात करूं तो रेफरेंस बुक आपकी NCERT होनी चाहिए, और दूसरा आपको क्लास के नोट्स, जो कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उसके क्लास के नोट्स और NCERT, इसके अलावा आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं मालवी एकेडमी पे, हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको किसी को कोर्स के बारे में जानना होगा तो आप हेल्पलाइन नंबर जो मालवी एकेडमी का है वहाँ आप बात कर सकते हैं। वहाँ पे डेमो वीडियोज, आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो डेमो वीडियोज भी हैं, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं कि कोई जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो आपका कंटेंट है, उसको लिमिटेड रखिए और उसका बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, रेफरेंस बुक के रूप में आप NCERT और हमारे नोट्स, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप हमारे नोट्स को फॉलो करिए। आपके लिए जो काम, आपको क्या है कि शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो हमने आपको करके दे दिया है। नोट्स को हमने आपको शॉर्ट करके दे दिया, जो NCERT आपकी रेफरेंस बुक, उसको शॉर्ट करके दे दिया है। ठीक है, तो आप NCERT को फॉलो करेंगे और हमारे नोट्स को फॉलो करेंगे। इसके अलावा तीसरा क्या है,
देखो नोट्स में क्या है, हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसके अलावा उनको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें हम बार बार भूल रहे हैं, तो उनको शॉर्ट में बना करके कहीं चिपका लेंगे। जब भी आप फ्री होंगे, जैसे खाना खा रहे हैं, आपने टेबल के आगे चिपका रखा है, तो आप उनको खाना खाते टाइम देख लेंगे कि ये चीज़ें, ये जो फैक्ट हैं ये हम भूल जाते हैं बार बार, तो इनको हम वहाँ पे बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो याद हो जाएगा। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है भाई? देखो आप कोई टॉपिक पढ़े हैं और आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें, आप टॉपिक पढ़ लिए, आप सोच रहे हैं हमें सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसको, जो आपने नॉलेज गेन की है टॉपिक के लिए, उसको अप्लाई भी करना होगा। अप्लाई कब करोगे? जब आपकी प्रैक्टिस उसमें हो रखी होगी, तभी तो आपको कमी पता चलेगी कि हमारी कहाँ पे कमी है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। हो सकता है उसी टॉपिक से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाएं, लेकिन आप सिर्फ थ्योरी आज कर रखे हैं और थ्योरी से, उस कॉन्सेप्ट से, उस वाले टॉपिक को, उस वाले जो क्वेश्चन है जो उस टॉपिक से आया है उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मतलब क्या निकला? जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक उस थ्योरी का, उस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक तो आपको एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है, जो मैंने सबसे पहली स्लाइड में बताया था आपको कि सिलेबस के साथ एग्जाम पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न पता रहेगा तो आपकी जो स्टडी है वो चैनलाइज्ड रहेगी। आपको पता रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से टेबल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। कैसे? जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आप उसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको इजीली लग जा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या सोचेंगे कि एग्जाम में भी ये लग जाएंगे। तो आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम सीयूटी एग्जाम के क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में है मॉक टेस्ट। अगर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोई भी टॉपिक जैसे कंप्लीट हुआ, आपने नोट्स पढ़े, रेफरेंस बुक एनसीईआरटी पढ़ी अगर जरूरत है तो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पीवाईक्यू देखा, अब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, अब उसका टेस्ट दीजिए। आप अगर मालवीय एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो चैप्टर वाइज और मंथली टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, और मंथली टेस्ट में आप उसमें देख सकते हैं कि आप अपनी जो पूरे मंथ में पढ़ा है उसका आपको कितना आपने एब्जॉर्ब किया है, कितना आपको फायदा मिल रहा है। तो आपको इसमें आपका जो सीयूटी 2025 है उसको गोल को पाने में आपकी क्या होगी? हेल्प होगी। तो ये तो हो गया, ऑथेंटिक रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है, लिमिटेड रिसोर्स रखना है, और कौन कौन सी बातें हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे बात कर ली है। अब हम बात करें किसकी? मल्टीपल रिविजन्स। देखो आपने पढ़ लिया है, आपने जितने भी रिसोर्सेज आपके, उनसे आपने अच्छे से याद कर लिया है, लेकिन वो याद कितनी देर तक रहेगा? कुछ दिन तक याद रहेगा, भूल जाएंगे आप। इसके लिए क्या जरूरी है? रिवीजन। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन वैसे ही है जैसे एक पान होता है, उसको आप पानी में रखते हैं, लंबे समय तक एक ही तरह रखा रहता है, उसको आप पलटते नहीं तो वो क्या होता है? सड़ जाता है। ऐसे ही आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगी? चीज़ें धीरे धीरे आप भूल जाएंगे, लेकिन रिवीजन करेंगे तो वो बातें फिर से रिकॉल होंगी आपको। तो रिवीजन आपको डेली बेसिस पे भी करना है, वीकली बेसिस पे भी करना है और मंथली बेसिस पे भी करना है। डेली बेसिस में कैसे? जैसे आज आप कोचिंग पढ़ के आए तो आप शाम को उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस की, आपके दिमाग में सेट हो गया। उसके बाद वीकली बेसिस पे, जैसे 6 दिन आप पढ़े, संडे को क्या करिए? पूरे 6 दिन का रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद मंथली में, लास्ट के मंथ के 2 दिन, मालवीय एकेडमी में तो यही होता है कि आपको लास्ट में एक टेस्ट होता है, वो इसीलिए होता है कि आप पूरे मंथ को बाइंड अप करें। ठीक है, तो आपका जो लास्ट का दिन है, जिस दिन टेस्ट होगा, उससे 2-4 दिन पहले आप पूरे मंथ को रिवाइज करिए और फिर टेस्ट दीजिए। टेस्ट में भी अच्छे नंबर आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा? बूस्ट होगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने ब्रूस ली का नाम सुना होगा, उनका बहुत फेमस कोट है, उन्होंने बोला है कि मेरे को ऐसे आदमी से डर नहीं लगता जिसको 1000 टाइप की किक्स आती हैं, मेरे को उससे डर लगता है जिसको एक ही किक आती है लेकिन उसने 1000 बार उसको प्रैक्टिस किया है।
तो प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस या रिवीजन करेंगे उतना ही चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक के लिए बैठ जाएंगी, और ये जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पे रिकॉल करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा, अपने आप को हेल्दी रखिए। ठीक है, अपने आप को हेल्दी रखिए और कुछ टाइम अपने लिए भी निकालिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप पूरा टाइम पढ़ ही रहे हैं, और पूरे टाइम पढ़ेंगे तो आप उतना एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम अपने लिए भी रखिए। आप उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी को योग करना है तो योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, दोस्तों से बातें कर सकते हैं, लेकिन उतना ही टाइम जितना आप अफोर्ड कर पाएँ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम आप उनमें दे रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप और ज़्यादा हमसे सीखना चाहते हैं तो आप मालवी एकेडमी ऐप्स के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हमारे द्वारा ऑथेंटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके CUET 2025 के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।